नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए, स्टैंडर्ड एकेडमिक का नारा एक सही शुरुआत अभी से, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं एकेडमिक, और एकेडमिक पढ़ते समय में अगर आपने सही पढ़ा तो आप बेहतर करेंगे। वेयर बिल्ड कंसेप्ट, ये वो चैनल जिस पर कंसेप्ट को बिल्ड किया जा रहा है। और आज आर.डी. शर्मा मैथ में चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 के लिए फंक्शंस लेकर आए हैं। ऑल टाइप्स इसमें पढ़ाए जाएंगे, वो अलग बात है। आज की वीडियो में शायद ऑल टाइप्स नहीं मिलेंगे, जितना भी कवर हो पाएगा हम उतना करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, किसको हम फंक्शन कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं फंक्शन को चेक करने के लिए, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, और अलग अलग मैथों में अलग अलग तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो वो देखिए ज़रा। फंक्शन लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विल बी ए फंक्शन only when every element in set A has one and only one image in set B। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। अगर आप डेफिनेशन क्या कहती है इससे समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आए। मैं आपको बता देता हूँ फिगर बना के कैसा कह रहा है। और दूसरी डेफिनेशन देखिए, ए रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक रिलेशन है, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। ये मानिए ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है। ए का प्रत्येक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो ए बी सी डी हो सकते हैं सपोज दैट, और इधर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक इमेज अवश्य होना चाहिए बी में, एक मैपिंग अवश्य होनी चाहिए बी में। ए को मान के चलिए बी इससे मिला दिया, देखो बी को भी मैंने इसी से मिला दिया, सी को मैंने इससे मैप कर दिया, डी को मैंने इससे मैप कर दिया। तो देखिए ए का भी एक इमेज है 1, बी का भी एक इमेज है 1, सी का एक इमेज है 2 और डी का एक इमेज है 3। तो ये क्या है, ये फंक्शन बना रहा होगा। ये क्या बना रहा होगा, फंक्शन एफ। समझ आया ना। यानी इधर कोई भी छूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इधर कोई भी छूटना नहीं चाहिए। बेशक उधर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका प्रत्येक एलिमेंट, इस पर फोकस करें। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, समझे ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक इमेज रखे, ऐसा नहीं हो सकता कि दो इमेज रखे। यहाँ से मान चलिए ए और बी हैं, ठीक है, ये ए है ये बी है, और ये 1 2 3 और 1 के ही दो सेट इमेज हो जाए, ए से भी मैप कर जाए और बी से भी मैप कर जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वन एंड ओनली वन, केवल एक मैप होना चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं बना रहा है। एक कंडीशन तो ये कि 2 वो दे रहा है, दूसरा कंडीशन 2 और 3 इसमें लीव कर रहे हैं। समझ आए। तीसरी डेफिनेशन पढ़ो। ए फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज ए and no two distinct ordered pair in F have the same first element। दो distinct ordered pair in function have the same first element। दो distinct pair of element not have same element। डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किन्हीं दोनों को एलिमेंट रखता हो। ये समझिए। तो ये कंडीशन होगी। और तीसरी कंडीशन, ये तो डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन से आपको समझ आया होगा कि फंक्शन हम कहते किसको हैं। मतलब सिंपल सा फंडा है, इसमें ए में कोई छूटे ना, सभी का मैपिंग होनी चाहिए, और ए की डबल मैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ए की डबल मैपिंग नहीं होनी चाहिए। फंक्शन क्या है, मैप ही तो है। मैप्स और मैपिंग फंक्शन कहलाता है, रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है। सर्टेन कंडीशन, देखो रिलेशन तो ये बनना है, ये रिलेशन तो बनना है, लेकिन फंक्शन नहीं बनना है। फंक्शन होने के लिए डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का कोई इमेज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई दो इमेज नहीं होने चाहिए, दूसरी बात। और कोई भी लीव इधर नहीं करना चाहिए। अब लास्ट देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट सच दैट एन ए इक्वल टू पी, यानी एन ए, इसकी जो संख्या है एन ए वो है पी,
और एन बी इसकी जो संख्या है मान के चलिए वो है क्यू। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दैट एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू बी इज, ये क्यू की पावर पी, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर ले। तो नंबर ऑफ फंक्शन अगर हम यहाँ से मैं निकालूँ तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे स्टूडेंट? नंबर ऑफ फंक्शन होंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ, कार्डिनलिटी का मतलब समझते हैं ना, नंबर ऑफ, देखो कार्डिनलिटी ऑफ बी ओवर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू, यानी क्यू की पावर क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। बी में जितने एलिमेंट है उन पर पावर जो है ए के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर चढ़ती है, ठीक है। तो इतना सा सिंपल सा फंडा ये है। चलिए आगे कुछ और बात पढ़ लेते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में पढ़िए आगे कुछ बात। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए बी बिलोंग इन एफ, देन एफ ए इक्वल टू बी वेयर बी इज इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। देखिए इसके एलिमेंट को मानिए चलिए कोई ए यहाँ है और कोई बी यहाँ है, इसमें ये रिलेशन बना हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई रिलेशन है एफ किसी फंक्शन के इंटरनल ये है, तो ए अंडर एफ, बी जो है ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा इमेज। इधर के जितने भी एलिमेंट कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? इमेज ऑफ। जैसे ये बी किससे जुड़ा हुआ है? ए से, तो इसको हम पढ़ेंगे ए बी इज इमेज ऑफ ए, बी इज इमेज ऑफ ए, अंडर फंक्शन है ही। और इसको अगर हमें उल्टा पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, तो हम लिखेंगे कि ए इज प्री इमेज ऑफ बी, पढ़ना है ना। B इज इमेज ऑफ A, सेकंड जो है वो इमेज कहलाता है। ये जो है कलेक्शन ऑफ इमेज है, इमेजेज, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ इमेज, ये कलेक्शन ऑफ इमेज है। और ये कलेक्शन ऑफ प्री इमेज है, ये कलेक्शन ऑफ प्री इमेज है, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ प्री इमेज है। समझ पाए? यानी हम इसको पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट को पढ़ेंगे कि वो मान के चलिए कोई यहाँ एलिमेंट होता 2 होता और उसका कोई 3 होता है, तो हम लिखते कि 3 इज इमेज ऑफ 2। और इधर अगर हमें लिखना होता तो क्या लिखते? 2 इज प्री इमेज ऑफ 3, और ये ऐसे रिलेशन बना रहा होता। समझ पाए ना? तो ये चीज़ें, ये नोटेशन लिखना आपको आना चाहिए। समझ पाए होंगे? बहुत सिंपल है फंक्शन, बहुत सिंपल है अगर आपको एक बार समझ में आ गए तो। दूसरी लाइन पढ़िए। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एंड सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। देखिए कोई ये फंक्शन है या रिलेशन है, ए से बी पर कोई फंक्शन बन रहा है, ए से बी पर मैंने मान लिया कि ये फंक्शन एफ है, तो ये जो है ये कहलाएगा आपका क्या? डोमेन, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, चलिए यही लिख देता हूँ, डोमेन। ये बनेगा डोमेन और ये बनेगा को डोमेन। ये क्या बनेगा? को डोमेन। पूरा जो सेट है ये डोमेन कहलाएगा और ये को डोमेन कहलाएगा। और जितने एलिमेंट आगे कह रहे हैं, द डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स। देखिए डोमेन इज द फंक्शन सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स, यानी डोमेन वो सेट है कि जो आप किसी फंक्शन को इनपुट देते हैं। एफ ऑफ एक्स लिखते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स मान के चलिए एक्स स्क्वायर है, तो देखिए इनपुट क्या डालता हूँ? 1 डाला तो कितना हो जाएगा? 1। F2 डाला तो कितना आएगा? 4। ये क्या हो गया? इनपुट। और ये क्या हो गया? ये तो है आउटपुट, ये क्या है? आउटपुट। और जो मैं इधर डाल रहा हूँ ये सब क्या है? ये है इनपुट। तो जो इनपुट्स का सेट है, इनपुट्स आउटपुट्स, जो इनपुट्स हैं वो डोमेन कहलाएंगे, जो आउटपुट्स हैं वो रेंज कहलाएंगे। द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ करस्पॉन्डेंस आउटपुट्स। जो करस्पॉन्डेंस आउटपुट्स मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। ठीक है, मान के चलिए सपोज दैट, मैं आपको से और दिखा देता हूँ। ये फंक्शन मुझे n to n डिफाइन होता, सपोज दैट ये भी n है और ये भी n है, और फंक्शन होता f(x = x², सपोज दैट करिए।
फंक्शन इज दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब देखिए ज़रा, मैं आउटपुट क्या डालूँगा, एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर 1, F2 पहले भी हम कर चुके हैं, 2 2 जा 4, F3 3 3 9 एंड सो ऑन में। अब आप देख रहे होंगे कि n में जब मैं आउटपुट इनपुट दे रहा हूँ तो इनपुट क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहूँगा, यानी डोमेन जो मेरा बना वो बना क्या, n, पूरा n कंटेन कर रहा है डोमेन। देखो या इनपुट्स 1 2 3 4 में कुछ भी रख सकता हूँ पूरी n से, लेकिन अब मेरे पास कोडोमेन तो वही n है, कोडोमेन तो वही n है, क्योंकि एवरी एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, n से, तो कोडोमेन n हो गया। लेकिन रेंज n नहीं होगी, रेंज n नहीं होगी, रेंज क्या होगी, स्क्वायर ऑफ दी। देखो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 स्क्वायर, यानी 1 और 4 के बीच में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 2 और 3 लीव कर गए, तो ये कोडोमेन के पार्ट तो हैं बट नॉट ए रेंज पार्ट। और इधर देखो, इधर कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सबके लिए एक प्री इमेज इधर है, प्रत्येक अंक को इधर से लीजिए, प्रत्येक नंबर को इधर से लीजिए, एवरी नंबर को इधर से लीजिए और उधर आप मैपिंग करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई नंबर उधर मैपिंग में मिलेगा, लेकिन बीच में लीव कर रहा है, तो इधर कोई भी लीव नहीं हुआ, इधर लीव हो रहा है, तो कोडोमेन का सेट तो पूरा n है, कोडोमेन तो पूरा n है, लेकिन रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी x रेशो x स्क्वेयर, और x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर। तो ये आपकी रेंज हो गई, यानी वह प्रत्येक वह एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ विच इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो वो इसकी रेंज हो गई। तो समझ आया होगा कोडोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल मैपिंग क्राइटेरिया, जो आपको मैपिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। बट रेंज जो कहलाएगी वो जो इनपुट्स दोगे उनके लिए जो आउटपुट आपको मिलेंगे वो रेंज कहलाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे उन्होंने क्या कहा है, ए फंक्शन इज मैथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैथ में फंक्शन को इस सेट ऑफ पेयर ऑर्डर्स, हम पेयर ऑर्डर्स के सेट में लिख सकते हैं, कितनी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं फंक्शन को वो बताया। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में अभी मैंने बताया कि जैसे मैं n क्रॉस n को ही लिख रहा था, और किस फंक्शन पर, अच्छा इसको हटा के वैसे लिख देते हैं, किस फंक्शन पर लिख रहा था मैं, अभी फंक्शन था आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और इसके लिए मैं जब सेट लिख रहा था तो मैं क्या लिख रहा था, 1 1 का 2 नहीं 1 का 1, स्क्वेयर में स्क्वेयर आएगा ना, 1 का 1 और 2 का 4 और 3 का 9 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा तरीका हो गया, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में हमने लिख दिया। तो पहला पार्ट जो होगा क्या होगा, वो डोमेन हो गया, और दूसरा पार्ट जो हो गया वो रेंज हो गया। ठीक है, एंड एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में मैंने अभी प्रीवियस बताया था, ये जो आप बनाते हो ये सब क्या है, एरो डायग्राम है, ये सब क्या है, एरो डायग्राम। ये टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म में आप ऐसे करके लिख देते हो एक्स वाई, वाई इज द फंक्शन, या एफ ऑफ एक्स लिख देते हो। तो x की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ वैल्यू कितनी आई 1, हमने 2 रखी तो यहाँ वैल्यू कितनी आई 4, यहाँ हमने 3 रखी तो यहाँ वैल्यू आई 9 एंड सो ऑन, हम ऐसे चलते चले जाएंगे ये। और लास्ट एंड फाइनल जो होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है, लास्ट एंड फाइनल जो होता है वो हम किस तरीके से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस होता है आपका डोमेन, ठीक है, एक्स एक्सिस आपका डोमेन से आएगा और वाई एक्सिस आपकी रेंज से आएगी, वाई एक्सिस आपकी रेंज से आएगी। डोमेन कोडोमेन, कोडोमेन का लाइन है लेकिन रेंज को हम प्लॉट करेंगे। तो ये जो इस तरह से ग्राफिकल मेथड होता है उसको हम ग्राफिकल फॉर्म भी कहते हैं कि फंक्शन इज रिप्रेजेंट इन ग्राफिकल फॉर्म, फंक्शन इज रिप्रेजेंट इन ग्राफिकल फॉर्म। बताइए ज़रा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो? 4 तरीके से हम मैथ में फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चारों तरीके मैंने आपको दिखा दिए। चलिए आगे बढ़ो, देखो क्लियर है, एक एक चीज़ को कराएंगे, आप टेंशन ना लें। एक्सरसाइज भी जल्दी शुरू करेंगे, बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए, एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। देखो ज़रा, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, किसी फंक्शन को चेक करने का एक टेस्ट है, ग्राफिकल।
ए वर्टिकल लाइन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर ए कर्व इज ए फंक्शन और नॉट। कर्व फंक्शन और नॉट है या नहीं है। इफ एनी कर्व्स कट ए वर्टिकल लाइन एट मोर देन वन पॉइंट देन द कर्व इज नॉट ए फंक्शन। अगर कोई कर्व वर्टिकल लाइन से एक से ज़्यादा बार कट कर दिया गया है तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे मान के चलिए मैं आपको ये कोई भी हुआ है, मैंने एक सर्किल बना लिया ये, ठीक है, ये सर्किल मैंने बना लिया। अब देखिए एक वर्टिकल लाइन सर्किल में ड्रॉ करिए, कहीं भी एक वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने, एक यहाँ और एक यहाँ। सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये फंक्शन नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन आपकी कितनी जगह कट कर रही है, दो जगह कट कर रही है। अभी मैं आपको एक ऐसे मान के चलिए ये ग्राफ है, अब इस पर कहीं भी आप वर्टिकल लाइन खींचिए, देखो कहीं भी खींचूं तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना, एक, यहाँ खींच लूँ नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं भी खींच लीजिए, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना, 1, तो ये फंक्शन, यस ये फंक्शन है। समझ आया, वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ आया या नहीं आया? चलो और बता देता हूँ। देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या है, आपको वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। कोई भी आप ग्राफ बना लीजिए, कोई भी आप ग्राफ बना लीजिए, अगर वो ग्राफ दो या दो से अधिक बार कट हो रहा है, मैंने मान के चलिए एक एलिप्टिकल शेप बना ली, ऐसे ऐसे एलिप्टिकल शेप। अब इसमें कहीं भी आप एक लाइन ड्रॉ करिए, मैं यहाँ सपोज दैट यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। कहीं से कुछ भी आप ले लीजिए, अगर आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और उसको अगर आप मान के चलिए आपने एक ग्राफ प्लॉट किया यहाँ से ऐसे, ये आपने ग्राफ, अब इस पर कोई वर्टिकल लाइन कहीं भी खींच दीजिए, वहाँ मैंने यहाँ वर्टिकल लाइन खींच दी, देखो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1, और नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर 1 है तो वो ग्राफ फंक्शन बनाएगा, यस, और अगर नहीं है तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं बनाएगा। चलिए समझ आ गया हूँ, बताइए समझ नहीं आया हो तो। ग्राफ में आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते ही आप उस ग्राफ को कवर अप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हम किसको कहते हैं वो समझिए। कांस्टेंट फंक्शन देखियो, कांस्टेंट की डेफिनेशन, ए कांस्टेंट फंक्शन इज द टाइप ऑफ फंक्शन विच गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एनी गिवन इनपुट। It is expressed as fx equal to c, where c is a constant. For example, fx equal to 2 है, is a constant function. f of x equal to 2 है। अब मैं इसमें कुछ भी इनपुट दूँ, f मैं 1 लिखूँ तो भी 2 मिलेगा, f -1 लिखूँ तो भी 2 मिलेगा, f 2 लिखूँ तो भी 2 लिखेगा, क्योंकि सामने जो फंक्शनल वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। और अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने जाऊँगा, देखो तो कहीं भी खींच लीजिए, एक ग्राफ 2 डिस्टेंस ऊपर, y की वैल्यू कितनी, देखो मैंने बताया ना, ये तो रेंज आती है, इधर वाला क्या होता है, रेंज, ये तो रेंज है, और ये क्या है, ये आपका डोमेन, और डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस। रेंज हमें प्लॉट करनी है तो रेंज 2 2 है, तो y अक्ष पर 2 पॉइंट पर मैंने प्लॉट कर लिया। अब पूरे एक्स एक्सिस पर यही 2 है, आप 1 पर भी 2 हैं, आप 2 पर भी 2 हैं, आप -2 पर भी 2 हैं, आप यहाँ भी 2 हैं, तो आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ आपने सीधी खींच ली, तो वो क्या होगी, वो पैरेलल टू होगी एक्स एक्सिस, और कितनी डिस्टेंस पर होगी, 2 यूनिट डिस्टेंस पर। तो कांस्टेंट ग्राफ का मतलब है कि आप कुछ भी इनपुट डालें, आउटपुट विल बी सेम। कुछ भी इनपुट डालें, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा से सेम वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो समझिए जरा, तो कांस्टेंट फंक्शन अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ो, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। Identity function. The identity function is the type of function which gives the same input as the output. Same input as the output. It is expressed as fx equal to x, where x belong in R. ये देखिए, इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन में आप जो इनपुट रखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू x है, सपोज दैट, देखिए अब देखो आपको f1 आपने रखा तो 1 दे दिया, f2 रखा तो 2 दे दिया, f -1 रखा तो क्या दे दिया, -1,
एफ -2 रखा तो क्या दे दिया -2, और एफ ऑफ 0 रखा तो कितना हो गया 0। अब आप समझिए, तो आपको डोमेन की लाइन तो ये है, ग्राफ प्लॉट करें, देखें जरा ग्राफ पे कैसा आता है। 0 पर 0, 0 पर 0, 1 पर 1, यानी दोनों में 1 पर 1, 2 पर 2, इधर -1 पर 1 और -2 पर 2। तो ग्राफ प्लॉट कर दे तो कैसा, एक बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कौन सा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन तो समझ आ रहा होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कि जो हम इनपुट रखेंगे वही हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है, सेम टू सेम, जहाँ रिमेन सेम वैल्यू आए, जो आप फंक्शनल वैल्यू रख रहे हैं, जो आपको वैल्यू रख रहे हैं वही फंक्शनल वैल्यू बन रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, आइडेंटिटी ग्राफ होगा। चलो अगला बताओ, मॉडुलस फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन में द मॉडुलस फंक्शन इज टाइप ऑफ फंक्शन विच गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर बाई गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड, इट expressed as fx equal to mod x, then can be further defined as, और फर्दर डिफाइन एज एक्स एफ एफ एक्स मॉड एक्स। मॉड एक्स को जब आप ओपन करने जाएंगे तो वो दो तरीके से खुलेगा, एक्स खुलेगा जब इफ़ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, यानी पॉजिटिव पर है, और माइनस एक्स खुलेगा इफ़ एक्स लेस देन 0 के बराबर है, लेस देन 0 के बराबर है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो आप इसको देखिए, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स है, तो आप इस तरीके से इस ग्राफ को खोलेंगे। मान के चलिए कोई भी, ये देखिए डब्बा है और दो तरीके से वो आपको चेक करना है। क्लियर है, यानी आप मॉडुलस है इसको ऐसे पढ़ें, ये मान के चलिए कोई भी डब्बा है मॉड के अंदर, मॉड के अंदर जो भी है उसको आप कैसे खोलेंगे, मॉड यानी डब्बा प्लस के साथ, इफ़ डब्बा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और माइनस डब्बा इफ डब्बा इज लेस देन 0। ये आप कंडीशन याद रखिए। जैसे मैं ओपनिंग अप बता देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हटाइए, कुछ भी ग्राफ आ जाए आपको कोई नहीं, बिल्कुल एकदम आसानी से खोलना आएगा। ओपन कैसे करेंगे वो बिल्कुल सीखिए। देखिए ज़रा, अभी आपने मान के चलिए कोई सपोज दैट मैं ले लेता हूँ कि 2x - 3, 2x ये आ जाए 2x - 3 मॉड में, और इसको ओपन अप करना है आपको। तो बताइए ज़रा ओपन अप कैसे करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको 2x - 3 मॉडुलस है, तो क्या करना है, अभी आपने सीखा कि माइनस के साथ प्लस के साथ खोलेंगे 2x - 3, कब, इफ़ डब्बा यानी ये 2x - 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और माइनस के साथ खोलेंगे 2x - 3 इफ़ 2x - 3 लेस देन 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x - 3 इफ़, अब यहाँ से रखिए, देखो सॉल्व करना इनइक्वलिटी आती है ना, 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 2x 3 दोनों तरफ प्लस कर दिया जाए तो 3, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 3/2। तो क्या हो गया यहाँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, और यहाँ क्या रखेंगे, माइनस के 2 और प्लस के 3 इफ़, और ये लेस देन है तो इसको भी कर लीजिए ऐसे ही, दोनों तरफ 3 प्लस कर दिया, x इक्वल टू दोनों तरफ 2 से 2 से डिवाइड कर दी तो 3/2, तो इफ़ x लेस देन 3/2। और ये जो स्टूडेंट पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, CP। CP मीन्स क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, 3/, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3/2। तो समझ आया कैसे हम मॉडुलस फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं। क्लियर है, चीज़ें समझ लीजिए, आंखों के सामने रखिए 2-4 बार, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो देखो ज़रा, डोमेन तो इसका क्या हुआ, डोमेन तो कुछ भी है, पूरा रियल नंबर होगा। डोमेन क्या हो गया, डोमेन पूरा R हो गया, पूरा रियल नंबर।
और रेंज क्या हो गई, रेंज आएगी प्लस आर, यानी हमेशा प्लस की ही वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी इसका डोमेन क्या हो गया आर और रेंज क्या होगी आर पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? चलिए कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे इसके। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। एक प्रॉपर्टीज हम मॉडुलस फंक्शन में पढ़ते हैं, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, अगर कोई रियल नंबर एक्स है तब वी हैव, समझो, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। हम अंडर रूट एक्स का, एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट लेंगे तो वो हमेशा मॉड ऑफ एक्स आएगा। खूब आराम से समझिए इसको, यानी अगर हम स्क्वेयर का अंडर रूट लेंगे, अब आप लगा देते हो प्लस माइनस कोई औचित्य नहीं होता है, तो उसका वैल्यू होती है कि वो प्लस में भी और माइनस में भी सेम वैल्यू, ऐसे कुछ है। आप लिख देते हो प्लस माइनस नहीं, एक्चुअल में वो मॉड ऑफ एक्स खोलता है और उसके क्रिटिकल पॉइंट से उसके साइन चेंज होते हैं। अब इसको ओपन अप करेंगे तो इसका तो कुछ और ही आएगा, इसको ओपन करेंगे तो क्या आता है माइनस प्लस के एक्स, किसके लिए, इफ़ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन 0, तो हम इसके लिए अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, अगर मैं अंडर रूट कॉस स्क्वेयर एक्स को लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं, मॉड ऑफ कॉस एक्स, और मॉड ऑफ कॉस एक्स को अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा तो करिए ज़रा कैसे कैसे करेंगे। मॉड ऑफ, देखो मैं यही कंडीशन तो बता रहा हूँ आपको, अंडर रूट कॉस स्क्वेयर एक्स का अंडर रूट लूँगा तो वो मॉडुलस कॉस एक्स बनेगा। इसको एक्सप्रेस करिए कि पहले ये दो चीज़ तो लिख दी आपने, कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स हैं। अब लेकिन इनका इंटरवल क्या है, रेंज क्या है कॉस की, वो देखिए। तो पहले में आप लिखेंगे 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू π/2। देख लीजिए 0 से और π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है या नहीं होती, बताइए ज़रा। और इसके बाद π/2 से जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, याद है ना वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब 90 पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव होता है। तो 0 से लेकर π/2 के बीच में वैल्यू है तो ऑल पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पहुंचता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव कहाँ से, इससे आगे और कहाँ तक, पाई तक, या पाई पे पहुंचते ही फिर पॉजिटिव हो जाता है, कॉस पाई 0 होता है, तो वहाँ भी इक्वल साइन है। तो ये जो कंडीशन है, इस तरह से हम मॉडुलस को ओपन करते हैं, समझ आया ना भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन जैसे ही पाई पे पहुंचता है 0 कर देता है, कॉस 0 हो जाता है, तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इक्वल, उसमें इक्वल साइन लगाएंगे। नहीं, कॉस पाई तो शायद 0 नहीं होता है ना, कॉस पाई प्लस 0, 180 प्लस थीटा, चेंज कर लीजिए, ट्राइग्नोमेट्री में सिखा देंगे। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़िए। ठीक है, ये समझ आया होगा, क्योंकि अभी हम ट्राइग्नोमेट्री का कोई औचित्य ले नहीं रहे हैं, तो अभी आप ये समझिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब इसके अतिरिक्त 2-3 प्रॉपर्टी और होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन ए स्क्वेयर है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए होगा। बताइए जरा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए होगा। अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए है तो ये जो वो है कंडीशन, ये दो तरीके से खुलेगी। एक्स ऐसे नहीं, माइनस का, आदत बोर्ड की हो जाती है ना। हाँ, तो ये कंडीशन जो खुलेगी वो खुलेगी पॉजिटिव एक्स होगा ए और नेगेटिव एक्स होगा माइनस, ये कंडीशन। और लग के ये कंडीशन को ओपन अप करते हैं। और इक्वल टू साइन है तो इक्वल टू साइन तो लगाएंगे। समझ आया या नहीं आया? पहली कंडीशन को समझ लीजिए, अगर वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है तो वो ग्रेटर होगा जब ए की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो उससे हमेशा ग्रेटर एक्स आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और जैसे ही नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो उसको हम, इसको माइनस को हटाना पड़ेगा ना, हम तो एक्स को ओपन अप कर रहे हैं, एक्स को ओपन अप कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से दो उनमें कंडीशनों में इसको
ओपन अप करते हैं। समझ आया या नहीं आया? और सेम ऐसे ही इसका कॉलरी लिख देते हैं फर्स्ट। सेकंड देखिए, एक्स स्क्वेयर लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वेयर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए मॉड ऑफ एक्स ए। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए। ये इसको ओपन करते समय हम ये लिखेंगे यहाँ से, और इसको ओपन करते समय हम ये लिखेंगे। समझिए, एक्स या तो ए से बड़ा होगा या ए माइनस ए से छोटा होगा। इस तरह की कंडीशनों को हम लिखते हैं। और सेम एज स्ट्रिक्टली ग्रेटर एंड स्ट्रिक्टली लेस देन हो तो सेम एज कंडीशन। देखो, अगर इसकी कॉलरी मैं तीसरी भी लिखूं तो मैं लिखूं एक्स स्क्वेयर स्ट्रिक्टली ग्रेटर ए स्क्वेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर एंड ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर हटाना पड़ेगा, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा किससे, ए से। यही तो समझ रहे हैं ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर ए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कि एक्स ग्रेटर देन है ए से और एक्स लेस देन है माइनस ए से। ये कंडीशन समझो, ठीक है। और अगर मैं चौथी कंडीशन लिखूं इस पर बेस्ड चौथी कंडीशन लिखूं तो वो होगी एक्स स्क्वेयर लेस देन ए स्क्वेयर, और यहाँ से सो इम्प्लाइज मिलेगा मुझे एक्स ए, और इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस के ए स्ट्रिक्टली एक्स ए। तो ये चीज़ें स्टूडेंट आपको बहुत काम आने वाली हैं। 4 प्रॉपर्टीज को आप याद रखिए। जैसे अब मैं इस पर इन पर मैं आपको वो ले लेता हूँ, मान के चलिए आपको ये मिल जाए 2x माइनस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, करो जरा, ओपन अप करके बताइए मुझे, ओपन अप करके बताइए। तो अब इसमें देख रहे हैं कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, तो इस डब्बे को इसके बराबर में कैसे कैसे ओपन करेंगे, देखिए जरा, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 और या 2x माइनस 3 लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 2। अब फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो किस में फर्दर सॉल्व करें, 3 को 2 पूरे में प्लस 3 कर दें, कर लें ना फर्दर सॉल्व, तो 0 बना लीजिए, इधर 0 बना के सॉल्व कर लेते हैं। जैसा भी आप चाहें, वे भी कर मेथड में बाद में बता दूंगा। अभी यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 2x और इधर आके ये 5 हो जाएगा, x ग्रेटर देन एंड 5। दूसरी तरफ और 2x लेस देन 3 जुड़ जाएगा तो प्लस के 1 बन जाएगा, और x लेस देन 1। उन्होंने कहा है कि 5 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से जो मुझे x बिलोंग मिलेगा वो मिलेगा 5 पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू है, और इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इधर से जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा कि 1 से क्लोज इनइक्वलिटी 1 से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। उल्टा लिखेंगे, कहेंगे कि इन्फिनिटी पर, देखिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। इन्फिनिटी पर कभी भी आप क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं, ऐसे गलती कर देते ना। इन्फिनिटी पर आप कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, और माइनस इन्फिनिटी यहाँ से काउंट होती है, और 1 लिखने का क्रम, और ये 1 जो है कैसा रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा ये। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। x इसमें बिलोंग कर रहा है, 5 से बड़ा बड़ा है या 1 से छोटा छोटा है, तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, x जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, यूनियन टू 5 से इन्फिनिटी। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन बन गया। इस तरीके से आप ओपन अप करते हैं, इस तरीके से आप ओपन अप करते हैं, समझ पाए। अगर हम कंडीशन में दूसरी ले लेता हूँ, अगर ये सिंपल सी ये होती कि x माइनस के 2 और 4 लिख देता हूँ, तो देखो अब लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, तो कितना आसान करेंगे, माइनस के 4 और डब्बा यानी x माइनस 2, ठीक है, और ये इसके साथ क्या, प्लस के 4। अब देखिए टोटल में 2 प्लस प्लस कर दें, प्लस के 2 इन इक्वल टू x प्लस 2 होगा तो ये होगा, और 4 प्लस के 2, तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस के 2 और x और 6, यानी x जो आया वो आपका आया माइनस के 2 से 6 के बीच में, माइनस के 2 से 6 के बीच में। तो ये बहुत आसान इनइक्वलिटी है। और अगर कंडीशन एक और आपको कहीं से मिल जाए, उस कंडीशन को मैं पढ़ा देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल कंडीशन। देखिए अगर आपको ये मिल जाए a² x लेस देन b²,
ये आपको कंडीशन मिल जाए कि आपका एक्स ऐसा है। अच्छा स्क्वायर और लगाइए, स्क्वायर और लगाइए। तो ज़रा बताइए ये कंडीशन को कैसे लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख दीजिए। पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखूंगा तो क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखूंगा तो यहाँ से आएगा कि एक्स मॉड ऑफ एक्स बी। क्लियर कट, समझ आया। पहले यहाँ तक बताइए। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लिख रहे हैं, इसी तरीके से लिख रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन के बीच में आपका एक्स मॉडुलस फंक्शन में फंस जाए तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सा लेना है। तो इसका जो एक्स बिलोंग बनेगा, क्योंकि निकालने जाओगे तो बहुत बनेगा, माइनस ए, ठीक है, यूनियन दोनों का प्लस बी, ए यहाँ और बी यहाँ, ठीक है, दोनों का प्लस प्लस आपका बनेगा। क्लियर, समझ आया। अगर आपका मॉडुलस फंक्शन ए और बी के बीच में लाई करता है, ए और बी के बीच में होता है मॉडुलस फंक्शन, तो दोनों के माइनस के साथ आप इस तरीके से रख सकते हैं। दोनों के माइनस के साथ आप इस तरीके से रख सकते हैं। क्लियर कट, समझ आया। बताइए जरा। तो x जो है इसमें बिलोंग करेगा। इसको कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब इसी को अगर मैं स्ट्रिक्टली पे बताऊं तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और यहाँ से मैं करूँ तो क्या बनेगा, ए मॉड ऑफ एक्स बी, और फिर इसका जो वो बनेगा क्या, बस इस बार क्लोज इंटरवल था, इस बार ओपन इंटरवल लगा देंगे, एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल के साथ। ठीक है ना, समझ आया ना, नहीं आ रहा भाई। जब स्ट्रिक्टली है तो ओपन इंटरवल के साथ करेंगे, तो एक्स बिलोंग जो करेगा वो किस पे करेगा, एक्स बिलोंग इन माइनस के बी ओपन इंटरवल के लिए स्मॉल, और माइनस के ए यूनियन ए और बी। बस ये आपका आंसर हो गया, इसमें फाइनल आंसर इज दैट। बहुत आसान। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पढ़नी है मॉडुलस फंक्शन के साथ, समझ आई होंगी कैसे कैसे हम कर रहे हैं इन फंक्शंस को, तो हमेशा समझिए। और कोई भी है, मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूँ कि मान के चलिए आपको मिल जाए 4x² 9, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझें, ये 2 का स्क्वायर और ये x² और ये 3 का स्क्वायर, ठीक। अब मुझे क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखेंगे 2 मॉड ऑफ x और 3। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, x, देखिए x बिलोंग किस में करेगा, बड़ा से छोटा, माइनस के 3, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगेगा, इक्वल टू साइन है, और माइनस के 2 यूनियन, पता है मुझे कि 2 और 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आप अच्छे से सीखे हैं तो फाइनल आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना आसान आप कर रहे हैं, और 3 ही तरीके से आप इनको ओपन करते हो, तो तीनों तरीके से मैंने आपको ओपन करना बता दिया। कुछ 4 रियल नंबर एक्स एंड वाई के लिए आर.डी. शर्मा मैथ में कुछ इनइक्वलिटीज़ दे रखी हैं, उन इक्वलिटीज़ को भी आप आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए मैं बात समझा देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई के लिए, एक्स एंड वाई के लिए उन्होंने दे रखा है, तो क्या दे रखा है, पहला x प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई होगा। क्या ये हर बार होगा, क्या ये हर बार होगा ऐसा, देखिए समझने वाली बात है। क्या हर बार ऐसा होगा कि ये इक्वल टू बैठे, नहीं। हर बार तब बैठेगा जब ये सेम साइन होंगे। हर बार कब बैठेगा, जब ये सेम साइन होंगे। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो y भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x और y पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो ये मान्य होगा, और या x लेस देन 0 है तो y भी लेस देन 0 होना चाहिए। अगर इन कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है तो ये कंडीशन पूरी होगी। अगर इन कंडीशनों को मिस कर रहा है तो वो कह देगा, एक को पॉजिटिव कह देगा। अब वो कैसे कहता है, वो कहेगा कि बताइए क्या ये निम्नलिखित में सत्य कौन है, और इन कंडीशनों को डाल देगा। और आप इन कंडीशनों को ध्यान नहीं देते कि कौन सी कंडीशन है, आप हिसाब लगा लेते हो कि हमने ऐसे पढ़ा है। तो इन कंडीशनों को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है इनको भी आप समझिए। तो दूसरी कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन यहाँ कर देता हूँ। माइनस में अगर आ जाए तो x माइनस के वाई, तो क्या मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y होगा, बताइए जरा। चलिए कब होगा, कब होगा, देखो जरा।
एक्स माइनस वाई, ये तो यहाँ से अगर देखो ध्यान से समझिए कि अगर ये माइनस हो जाता तो नहीं होगा। एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ y होना चाहिए। पहली कंडीशन, इफ़ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए और x का जो मॉडुलस फंक्शन है वो y के मॉडुलस फंक्शन से बड़ा होना चाहिए, मॉडुलस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। या दूसरा ये होना चाहिए, और यहाँ लिख देता हूँ x लेस देन एंड इक्वल टू 0, y लेस देन एंड इक्वल टू 0, और फंक्शन वैल्यू मॉडुलस फंक्शन वैल्यू ऑफ ये होनी चाहिए, या ऐसा होना चाहिए। अगर वो दोनों लेस देन है, तो फिर भी x की जो फंक्शनल वैल्यू है वो y से बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर ये कंडीशन फुलफिल होंगी। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? क्लियर? समझ लो आराम से। तो इन कंडीशनों को आप समझिए। और तीसरी कंडीशन x प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई ग्रेटर एंड लेस देन एंड इक्वल टू में अगर होगा, तीसरी x प्लस माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये समझिए। ये कोई भी कंडीशन हो, ये हमेशा सिंपल होती है। x प्लस माइनस वाई का मॉडुलस फंक्शन हमेशा छोटा एंड बराबर होगा x प्लस वाई से। ठीक है, तो इसमें कोई भी हो, x कुछ भी हो, y कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली जो है ये x प्लस माइनस वाई हमेशा से बराबर होगी माइनस के से। तो ये चार कंडीशनें भी आपको पढ़नी होंगी इस फंक्शनल वैल्यू में। अच्छा, इसका एक और, इसकी मॉडुलस वैल्यू से, मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, चलो ये चार जो हैं आपको हमने पूरी फुलफिल करा दी। अच्छा, देख लीजिए, कोई दिक्कत, समझ लीजिए आराम से। चारों कंडीशन है, इन कंडीशनों को आप अवश्य करें। x प्लस माइनस वाई लेस देन, ये भी ठीक है, x प्लस माइनस वाई। अच्छा, इसमें इक्वल टू इसमें, तो इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें जो है वो होगा। चार कंडीशनें आपकी ये होंगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज मॉडुलस फंक्शन में तक ही आपको पढ़ाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और बाकी फंक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए स्टैनर कोच एकेडमिक सेंटर से। स्टैनर एकेडमिक सेंटर 12th क्लास RD शर्मा मैथ। जय हिंद, जय भारत।